हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सी वी वर्मा एजुकेशनल जोन पर। मैं सी वी वर्मा। मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, हिस्ट्री क्या है, इन सब के बारे में बताया। अब मैं नेक्स्ट क्लास है, आज से जो 9th में हमने पढ़ा है ना मैटर वगैरह, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसको रिलेट करते हुए आगे ले जाएंगे। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि उसकी कौन कौन सी ब्रांचें थी ना, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में क्या देखा, फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने देखा था कि लॉ क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं, उनको अप्लाई किस में करते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। आ रही बात समझ में? तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ें देखी थी। उसके बाद मैंने क्या देखा कि अगर बहुत ज़्यादा किसी का नॉलेज अच्छा लेना है तो वहाँ पर मैंने देखा था क्या करेंगे, उसकी स्पेशलाइज्ड ब्रांच बनाएंगे। जैसे हमने देखना था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बनाई, मेडिसिनल केमिस्ट्री बनाई, सॉइल एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बनाई, सबके बारे में डिस्कशन किया और उसकी ब्रीफ हिस्ट्री देखी कि पहले जब हमारे यहाँ इंडिया में आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 2600 साल पहले हमने कौन कौन सी डिस्कवरी हो चुकी थी, केमिकल के फॉर्म में क्या क्या चीज़ यूज होती थी, इन सब के बारे में डिस्कशन किया। तो चलिए आज देखते हैं कि मैटर क्या है। मैटर के बारे में देखेंगे, फिर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, है ना, उसके बाद फिर एटॉमिक वेट क्या होते हैं, कौन कौन सी यूनिट यूज़ होती है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए मैटर में सबसे पहली बात है, मैटर होता क्या है। जो भी चीज़ हमें दिख रही है, जिसके पास क्या है, वेट है, जो हमें सेंस कर पा रहे हैं, वो सब क्या है, मैटर। ठीक, मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एक्यूपाइज स्पेस। जिसके पास क्या हो, मास हो और स्पेस को एक्यूपाई करे, वही क्या कहलाएगा, मैटर। ठीक, मैटर को दो तरीक़ों से डिवाइड किया गया है। पहली बात है, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन था, कैसे करा जाएगा, और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिए, सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें आप तीन चीज़ें तो पढ़ चुके हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये भी नाम सुना होगा, लेकिन आज मैं ये भी बता दूंगा कि इसके बारे में होता क्या है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है। देखिए, सॉलिड क्या होते हैं, जिनके बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो, बहुत कम। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। सॉलिड में क्या है, जिसका वॉल्यूम एंड शेप दोनों क्या हों, वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर कैसे हों, वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर डिफरेंट, है ना। और इसमें क्या होता है, जैसे भाई इसको मान लीजिए डस्टर ले रखा है, ये क्या है, सॉलिड है। अब इसको जहाँ भी रखोगे, जितना वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट करा रहा है, दूसरी जगह भी उतना कराएगा ना। लेकिन अगर क्या करोगे, आप लिक्विड को लेकर आओगे, देखिए यहाँ पर शेप भी इसका चाहे जहाँ उठा के ले जाओ, शेप भी उतना रहेगा, वॉल्यूम भी इतना ही रहेगा। लेकिन अगर लिक्विड की बात करोगे, जैसे मान लीजिए इस बीकर में मैंने फिल कर दिया, केमिस्ट्री लैब में देखते हो ना, देखो ये 50 ml का मान लो बीकर है, इसके अंदर लिक्विड फिल है, कितना, 50 ml। अब इसको मैंने क्या किया, एक मेजरिंग सिलेंडर ले लिया, क्या लिया, मेजरिंग सिलेंडर। अब उसके अंदर देखो, अब यहाँ पर भी 100 ml का मान लो बड़ा वाला ले लिया। तो अब देखो, अब पहले कैसा था, बीकर के आकार का था। अब इसमें क्या किया, 50 ml ही इसमें मैंने फिल कर दिया, इसको इसमें डाल दिया। तो क्या हुआ, अब है तो 50 ml ही, कितना, 50 ml ही है, लेकिन क्या हुआ, अब इस बार शेप बदल गया। तो इसका मतलब शेप क्या होता है, इसका शेप फिक्स नहीं रहता है, डेफिनेट नहीं है, और क्या है, वॉल्यूम फिक्स डेफिनेट है। बात समझ में आई, यानी कि शेप हमेशा बदल जाएगा। लेकिन अगर गैस की बात करोगे, देखो अगर बात करोगे गैस की, अगर गैस की बात करोगे, किसकी बात करेंगे, गैस की। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, कॉर्क, ताकि बंद रहेगी, क्योंकि गैस तो उड़ जाएगी। अब जैसे मैंने मान लो 10 ml गैस इसके अंदर फिल की। अब 10 ml गैस फिल की, पहले अगर जिसमें फिल की होगी उसका जो भी शेप होगा उस तरह की रहेगी, और पूरा वॉल्यूम क्रिएट करेगा जितने में भर दोगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम और शेप दोनों क्या हैं, डिफरेंट नहीं है। बात समझ में आ गई। और दूसरा डिफरेंस क्या है, देखिए इनके बीच जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगी मॉलिक्यूल्स के बीच, वो बहुत कम होगी, वेरी लेस, पास पास होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने होगा। इनका क्या होगा, थोड़ा दूर होगा, इनका बहुत दूर होगा। बात समझ रहे हो, इनका क्या होगा, थोड़ा दूर होगा, इनका बहुत दूर होगा। तो यहाँ पर क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा, यहाँ पर बहुत कम, इसमें क्या होगा, इनसे कम और इनसे ज़्यादा। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक था और ये सब आप लोग पढ़ भी चुके हो। तो देखिए प्लाज्मा और
बोस आइंस्टाइन क्या है, इनके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा क्या होता है, जब क्या करें 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर, आयनोस्फीयर में क्या होता है 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर अगर मेंटेन होता है तो वहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब मालिक आइटम्स होते हैं, ये क्या करेंगे अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, निकाल देंगे, और क्या इलेक्ट्रॉन निकाल के एक आयंस बना देंगे। हीलियम भी क्या करेगा, हीलियम प्लस और इलेक्ट्रॉन बना देगा। तो जो ये क्लाउड क्रिएट हुआ है, इसी क्लाउड को क्या बोलेंगे, कौन सी स्टेट बोलेंगे, प्लाज्मा स्टेट। तो इतना टेम्परेचर आपको कितना 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर, इतना हायर टेम्परेचर पे प्लाज्मा स्टेट बनता है। बात समझ में आ रही। अब दूसरी बात करेंगे बोस आइंस्टाइन की। बात समझ आ गई ना, 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, और तब क्या होगा, जितने भी हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन आयनाइज करेंगे, तो एक क्लाउड बनाएंगे ना, इसके साथ आयंस के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ एक क्लाउड बनाएंगे, उसी को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा स्टेट। अगली बात समझ में। चलिए दूसरा क्या है, बोस आइंस्टाइन। देखिए बोस आइंस्टाइन क्या होता है, बोस आइंस्टाइन में देखिए क्या है, बोस आइंस्टाइन क्या होता है कि क्या करें, जो बोसांस होते हैं, आगे चल के हायर क्लास में पढ़ोगे, बोसांस का क्या करें, डाइल्यूशन करें गैस का, डाइल्यूशन गैस, ठीक। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 केल्विन, या फिर कह सकते हो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर की ओर अगर ले जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, उस समय जो स्टेट बनेगी उसको क्या बोलेंगे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब देखिए जैसे क्या हुआ, आजकल रिसर्च चल रही है हीलियम 1 और हीलियम 2 पर। किस पर, हीलियम 1 और हीलियम 2 पर। अब देखो बेटा, हीलियम में क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं कॉपर, सुनिएगा, कॉपर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तभी उसके वायर यूज करते हैं, लेकिन होती सबसे ज़्यादा सिल्वर की है, लेकिन वो महंगा है, तो कॉपर की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जो हीलियम का अगर वायर बना दिया जाए, इसको सॉलिडिफाई करके इसका वायर बना दिया जाए, तो इसकी कंडक्टिविटी 800 टाइम्स क्या हो जाएगी, कॉपर से ज़्यादा हो जाएगी। कितनी, 800 टाइम्स कॉपर से ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर 800 टाइम्स ज़्यादा हो जाए तो जो बड़े बड़े खंभे लगाने पड़ते हैं, बड़े बड़े टावर लगाने पड़ते हैं, वो नहीं लगाने पड़ेंगे। लगाने पड़ेंगे क्या, नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा जो बहुत देखिए खेतों में बड़े बड़े टावर लगा दिए जाते हैं, फिर खेत बर्बाद हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर अगर ये वायर यूज़ होने लगे तो पता चला पतले से तार में आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा टेम्परेचर, ये कितने टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई होगा, लगभग 1.5 केल्विन या 1.37 केल्विन टेम्परेचर के आसपास। तो इतना केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा हायर प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये आपने समझ लिया हीलियम 2 क्या होता है। तो ऐसी स्टेट जहाँ पर बन रही होगी इतने केल्विन टेम्परेचर के आसपास ले जाने पर, तो वो क्या कहलाएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आई होप आप लोगों को प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन समझ में आ गया होगा, आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या था, अब देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है। देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन, अब देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, यहाँ पर क्या है, ये क्या हो, यूनिफॉर्मली क्या हो जाए, यूनिफॉर्मली माइक्रोस्कोपिक लेवल हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल हो। जैसे क्या करते हो, शुगर और वाटर को आपस में मिलाते हो, ठीक है, डिज़ोल्व होके हमें शुगर के पार्टिकल नहीं दिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर वो माइक्रोस्कोपिक लेवल था। आपको क्या करना पड़ेगा, एक हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब ऐसे मिक्सचर क्या कहलाएंगे, होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएंगे, ठीक है, वो कंपोनेंट आपस में एक दूसरे में मिल जाएं। लेकिन हेट्रोजीनियस, जैसे सैंड को आप वाटर में मिला दो, ठीक है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएंगे। तो ये तो चीज़ें अलग अलग हो गई, इनको हम फिजिकली अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकल मेथड से अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंस की, तो प्योर सब्सटेंस के अंदर दो चीज़ें आती हैं, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड क्या क्या होता है, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे हम बेंजीन सुन चुके हैं,
तो जिससे बेंजीन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम बात करें H2SO4 की, तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं तो उनको छोड़ के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कार्बन को छोड़कर जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये था कंपाउंड्स। अब चलिए स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, इन सब के बारे में देखते चलेंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लो। चलिए कंपाउंड देखते हैं। सभी लोग बराबर नोट्स बनाते रहो, है ना। जैसे पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा व्यू दिया था, क्योंकि कोर्स में हिस्ट्री मेंशन है कि हिस्ट्री उसकी बताई जाए, इसलिए मैंने बताया था। लेकिन कभी पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपको जानना चाहिए कि हमारे कल्चर में पहले क्या था, है ना। ये सब चीज़ों के देखो। अब सबसे पहले हेडिंग डालना, एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्या है, सबसे पहली बात है ऐसा प्योर सब्सटेंस, ठीक है, दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल चेंजेस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो लिखिएगा प्योर सब्सटेंस दैट cannot be decomposed into simpler substance by chemical changes। बाय केमिकल चेंजेस। ऐसे एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें क्या करा जा सके, सिंपलर सब्सटेंस में ना तोड़ा जा सके, है ना, डिकम्पोज ना किया जा सके, वो सब क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब दूसरी बात क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल्स बताइए क्या होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होगा बेटा, अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप, लिखिए, अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप, मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। कौन, 2 और मोर एटम्स which held together by chemical bond। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल के अंदर सारे सेम एटम होने चाहिए। मॉलिक्यूल वही कहलाएगा जहाँ पर सेम एटम हो। जैसे हम बात करेंगे Cl2, O2, F2, है ना, H2, ये सब मॉलिक्यूल हैं। अगर HCl की बात करोगे तो ये मॉलिक्यूल नहीं हो जाएगा, ये कंपाउंड्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल आ गए। ठीक है, तो ये बात हो गई, समझिए बात को। तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड्स के बारे में। किसके बारे में, कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स क्या होता है, इसमें भी वही, व्हेन 2 और मोर क्या होंगे, व्हेन 2 और मोर एटम्स इज of different atoms combined together in a definite ratio। क्या लिखेंगे, when 2 or more atoms of different atoms in different ratio is called compounds। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे CO2, H2O, है ना, इन सब के बारे में। ये सारे क्या हो गए, कंपाउंड्स हो गए। ठीक
ठीक है, व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट लिख लो यहाँ पर एटम्स, है ना, एलिमेंट की बात करें, ठीक है, ये हो गया कंपाउंड्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इसके अंदर डिफरेंट एटम होंगे, देखिए डिफरेंट एटम है, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे वहाँ पर सेम एटम होने चाहिए, ठीक है। ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स, लिख लीजिएगा, जो सभी मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपाउंड नहीं होंगे, ठीक है। अब थोड़े देख लेते हैं कौन कौन से कंपाउंड हैं, है ना, जैसे कुछ ऑक्सीजन वगैरह नाम है सबके, थोड़े देख लेते हैं कौन कौन से होंगे, है ना। चलो डिस्कस करते हैं फिर, बाकी मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सारी का सब चीज़ें डिस्कस करूँगा नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पर थोड़ा बहुत देख लेते हैं कंपाउंड्स क्या है। देखो अब देखो, जैसे कुछ एटम हैं, जैसे शुरुआत से आप जानते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सॉरी क्लोरीन, नियॉन, है ना, ये सब होते हैं। तो कुछ एटम हैं ऐसे, तो इनका नाम क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम देखिए कुछ के तो कॉमन नाम यूज़ करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही यूज़ करते हैं, है ना, ठीक है। हीलियम को हीलियम ही लिखते हैं, ठीक है। लिथियम को लिथियम ही लिखते हैं। अगर बेरिलियम देखें तो बेरिलियम ही लिखते हैं। अगर बोरॉन देखें तो उसको भी बी से ही लिखते हैं। तो कुछ देखिए, कुछ के देखिए सिंगल वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ के डबल लेटर लिखे जाते हैं, कुछ के सिंगल लिखे जाते हैं। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनके सबके भी यही नाम है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको देखिए लिखा है Na और कहा क्या जाता है सोडियम, बात समझिएगा, लिखा क्या है Na, ठीक है, कहा जाता है सोडियम। मतलब क्या है कि Na कुछ और रहा होगा। तो देखिए ये लैटिन नेम से लिखा गया है, इसका लैटिन नेम क्या है, वैसे लिखते क्या है सोडियम, और इसका जो लैटिन नेम है वहाँ से ये वर्ड लिया गया है। लैटिन नेम क्या है इसका, लैटिन नेम क्या है, नेट्रियम, क्या है, नेट्रियम, ठीक है। तो यहाँ से ये वर्ड लिया गया है, बात समझ में आ रही, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो सिंपल ऐसे मैग्नीशियम, अब अगर इसकी बात करें तो एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, यहाँ पर देखोगे तो सल्फर, क्लोरीन, और यहाँ पर ये आर्गन, है ना, आर्गन। अब देखो इनके एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो इसका क्या होता है 1, इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, तो जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल में कैसे याद करना है, क्या क्या चीज़ें कैसे रखनी है, इनकी सब के बारे में बात करेंगे। अगर हम इसके एटॉमिक वेट की बात कर लें तो इसका कितना होता है, इसका 1 ही होता है, इसका 4 होता है, इसका कितना होता है 3 लिथियम, इसका 7, फिर
इसका 8, इसका 10, 12, 14, है ना। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 लिखा हुआ है, 16, है ना। यहाँ पर फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, 18 या 19 के आसपास। इसका कितना हो जाएगा, 10, 20, है ना। इस तरह बात करते हैं। तो एग्जैक्ट मैंने नहीं लिखा है, लेकिन इस तरह आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। इसका 23 हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा बहुत है। तो ये सब चीज़ें, जैसे सल्फ़र 32, है ना, तो इसका 35.5। तो कैसे पॉइंट आ रहा है, इन सब के बारे में हम वहाँ आगे चल के डिस्कस करेंगे, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो ये सारे एटम हैं। जैसे हमने देखा कि सोडियम का नाम क्या था, यहाँ पर इसका लैटिन नेम मैंने लिखा। तो उसके बाद देखो, अगर हम दूसरी बात करें और भी आगे आइटम कॉपर, तो इसको क्या लिखते हैं, Cu लिखते हैं, लेकिन इसका क्या है, यहाँ पर यूज़ कॉमन नेम क्या लिख सकते हैं, कॉपर। ठीक है, कॉपर लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका लैटिन नेम क्या है, क्यूप्रम। लैटिन नेम क्या है, क्यूप्रम। लैटिन नेम हो जाएगा आपका क्यूप्रम। ये हो गया लैटिन नेम। ठीक है, पोटेशियम को जैसे देखोगे तो कैल्विया वगैरह होता है, कैल्विन होता है। पोटेशियम को देखोगे पोटेशियम का, देखिए अब P आ गया तो K से लिखा गया, तो इसका लैटिन नेम से लिखा गया है। लैटिन नेम क्या है, कैल्विया, एक कैल्विन। तो यहाँ से K वर्ड से लिया गया। ठीक, तो ये थोड़े से नाम थे, तो ये आपको थोड़े याद रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका फटाफट। देखिए कुछ आपको 2 लेटर से मिलेंगे, कुछ 1 लेटर से मिलेंगे, और जहाँ पर पीछे EM लगा होगा वो सारे लगभग क्या होंगे, मेटल्स होंगे। क्या होंगे, मेटल, और बाकी सब नॉन मेटल मेटलॉइड्स होंगे। तो इनके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे सब नेक्स्ट में। तो चलिए ये हो गया आपका, नोट करिए इसको फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया समझ स्क्रीनशॉट। चलिए अब बात करते हैं आगे। अभी आपने क्या देखा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड। ठीक है, इन सब के बारे में देखा, थोड़े बहुत एलिमेंट देखे कौन कौन से होते हैं। ठीक, इनके बारे में देखा। अब चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि फिज़िकल मेजरमेंट कैसे करेंगे, है ना, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक, ठीक है। तो फिज़िकल मेजरमेंट में देखिए सब कुछ आपको याद रखनी है थोड़े बहुत। जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले लेंथ। लेंथ की अगर बात करो, ठीक है, तो लेंथ को किससे लिखा जाता है, L से। ठीक है, इसका सिंबल ऑफ फॉर द क्वांटिटी अब क्या होता है, L होता है। और ऐसा यूनिट अगर बात करें तो क्या होता है, लिखा जाता है मीटर, और इसको किस में शॉर्ट में लिखते हैं, M से। ये हो गया लेंथ की बात। अगर हम मास की बात करें, ठीक, मास को क्या लिखते हैं यहाँ पर, M, और क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। और यहाँ क्या लिखते हैं, किलोग्राम के अलावा यहाँ पर क्या लिखेंगे, केजी। ठीक, ये हो जाएगा। अगर हम किसकी बात करें, फिर टाइम की बात करें। अगर टाइम की बात कर रहे हो तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, टी, और यहाँ क्या होता है, सेकेंड, और क्या यूज़ करते हैं इसका, एस, है ना। इन सबको नोट कर लीजिएगा। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, तो क्या लिखा जाता है इलेक्ट्रिक करंट के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक करंट में, बताइए। इलेक्ट्रिक करंट में यहाँ पर आई यूज़ होगा, और क्या हो जाएगा, ये किसमें लिखा जाएगा, एम्पियर में। किसमें, एम्पियर में यूज़ क्या करेंगे, कैपिटल ए। ठीक है, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करोगे, किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करोगे तो किसमें लिखा जाएगा, यहाँ मेरे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा, एन से लिखा जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, और इसको लिखेंगे किससे, MOL, यहाँ पर ई हट जाएगा बस। ठीक है, और क्या हो सकता है, लुमिनस इंटेंसिटी का नाम सुना होगा आपने, लुमिनस इंटेंसिटी, इसे हिंदी में ज्योति तीव्रता कहते हैं। इसको यहाँ पर IV से लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है, और ये क्या हो जाएगा, कैंडेला, और यहाँ के लिखेंगे किससे, CD से। बात समझ में आई।
ये हो गई आपकी यूनिट, ठीक है, कोई छूटा तो नहीं। एक और है आपका थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर। क्या है? थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, ठीक है। इसको किससे लिखेंगे बताइए? थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर को कैपिटल टी से। ये क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, केल्विन से लिखेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, और यहाँ पर के यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़े से इसके फिजिकल मेजरमेंट थे। क्या थे? फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट के सिंबल थे, क्वांटिटी थी, है ना, यूनिट्स कौन सी यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में था, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर हम एक एक डिस्कस करते हैं कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है ना, वॉल्यूम क्या होता है, और डेंसिटी क्या होती है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया? चलो बच्चों देखो, जितना भी चीज़ें बताई जा रही हैं आप लोग ध्यान से इनको नोट्स बनाते रहो। किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी कमेंट में हमें तुरंत बताएगा, ठीक। मेरी मेल पड़ी हुई है, मेल कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी है अच्छे से पढ़ो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। चाहे आप जो भी एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, जे मेंस, नीट, है ना, और बोर्ड का, तो साथ में बोर्ड के साथ में ही तैयारी करते रहिए, ठीक है। अभी तो लॉकडाउन वगैरह है, कॉलेज बंद है, तो जितनी अच्छी तैयारी कर पा रहे हो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है, ठीक है, घर में बैठ के पढ़ने का। तो सबसे अच्छी चीज़ है आप इस समय को यूटिलाइज़ कर लीजिए। बात समझ रहे हो? तो इस तरह आपको करना है, अच्छे से तैयारी करिए इसकी। कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत आप बताइए कमेंट करके कि हाँ सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको थोड़ा और एक्सपेंड करिए या कम करिए, जो भी है आप कमेंट करके अपना सजेशन में दीजिए, ओके। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली बात हमने क्या कहा कि मास और वेट क्या है, इसकी बात करेंगे, मास एंड वेट की, ठीक। अब देखो मास क्या होता है, जो एक्चुअल होता है उसका, ठीक है, एक्चुअल मास जो भी है 40 kg 50 kg, लेकिन जहाँ पर ग्रेविटी लगने लगे ये किसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है? ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बात की जाती है। किसके रिस्पेक्ट में? ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बात की जाती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अर्थ पर कितना होता है, जी मानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये होता है, ठीक है, 9.8 होता है। तो देखिए अब अगर हम वहाँ पर जाएं मून पर, चंद्रमा पर, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है, तो वहाँ पर वेट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन मास नहीं बदलेगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या होती है बताइए? वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस एक्यूपाइज बाय अ सब्सटेंस, ठीक है। क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा बेटा? वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ, volume is the amount of substance occupied space, है ना। वॉल्यूम क्या होगा? इज द अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by a amount of space, सॉरी उल्टा हो गया, अमाउंट ऑफ स्पेस occupied बाय द सब्सटेंस, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा? जैसे हम किसी की भी बात कर लेते हैं, अभी हमने सॉलिड लिक्विड गैस में बताया है कि जैसे यहाँ पर देखो, अब इसने क्या किया, मान लीजिए ये आपने कोई भी टुकड़ा रखा, ठीक है, कोई भी क्यूब है या फिर हमारा क्यूबॉइड है, कुछ भी है। अब जैसे इतना वॉल्यूम क्रिएट करा रहा, अब उसकी क्या होगी, कुछ लेंथ होगी, कुछ विड्थ होगी, है ना, कुछ हाइट होगी। तो इतना वॉल्यूम उसको चाहिए, इतनी चौड़ाई चाहिए, इतनी ऊंचाई चाहिए, है ना, इतनी लंबाई चाहिए। तो ये सब क्या क्रिएट करेगा, अमाउंट वही क्या कहलाएगा, तो उतना वॉल्यूम ही वही क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। जितना स्पेस हो क्रिएट करा रहा है, जितना उसको ऑक्यूपाई करना है, वही क्या कहलाएगा, वॉल्यूम, ठीक। ये बात हो गई। अब नेक्स्ट बात करोगे, नेक्स्ट की बात करेंगे डेंसिटी क्या होता है। बेटा डेंसिटी क्या है? डेंसिटी क्या है? इसको डी से भी लिखते हैं, रो से भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वी यूज़ करते थे। अब देखो अगर हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वैल्यू। क्या होता है? मास अपॉन वैल्यू।
ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम पर कुछ भी लीटर बात कर लें, कुछ भी बात कर लें, तो उसमें कितना मास रखा हुआ है वही क्या कहलाएगी, डेंसिटी कहलाएगी। तो इसका अगर यूनिट देखें क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर, नीचे क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, ठीक है। और जब भी हम डेंसिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर इसकी यूनिट को चेंज करके क्या लेंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमेशा इसमें यूज़ करते हैं डेंसिटी में। आगे चल के आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे, अगर डेंसिटी आ रहा है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर -3, है ना, पावर में, इस तरह लिख सकते हैं। ऊपर जाता तो पावर में हो जाता, इस तरह। तो ये चीज़ें हम लिख सकते हैं डेंसिटी को। यहाँ पे बात समझ में आ गई ना, तो ये हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट टेम्परेचर की। किसकी, टेम्परेचर की। देखिए नेक्स्ट जो है आपका टेम्परेचर। देखो अगर नेक्स्ट बात करोगे टेम्परेचर की, टेम्परेचर बेटा क्या होता है, टेम्परेचर क्या बताएगा, ये बताएगा हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी, उसकी बॉडी के बारे में हॉटनेस और कोल्डनेस बताएगा। देखो इसको 4 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। एक तो डिग्री सेंटीग्रेड, किससे, डिग्री सेंटीग्रेड से, कैसे करेंगे, किससे, एक तो डिग्री सेंटीग्रेड से, दूसरा क्या हो सकता है, केल्विन, तीसरा फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक और यूनिट होती है रैंकिन, ठीक है। तो इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को समझना है, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इन सब चीज़ों को समझना है। तो अगर हम देखें थर्मामीटर, जैसे देखते हो थर्मामीटर में क्या होता है, थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट में लिखा होता है ना, थर्मोमीटर में फ़ारेनहाइट में लिखा होता है, किसमें, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो अब इसकी रेंज, एक रेंज होती है सबकी। जैसे आपको फीवर मेजर करना, तो उसकी रेंज ये थोड़ी ना कि कोई सब्सटेंस मेजर करने वाला वो वाला थर्मामीटर लगा दोगे, तो इसकी रेंज होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक, ये इसकी रेंज होती है। जो कभी कभी रेंज पूछते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, अक्सर पूछा जाता है थर्मोमीटर में कितना आपको उसमें रेंज लिखा होता है, तो 32 डिग्री से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक, इतनी रेंज होती है थर्मोमीटर की। अब इनमें सब में देखें आपस में चेंज कैसे कर सकते हैं इनको, है ना, तो इन सबको देख लोगे तो ये रेंज होती है थर्मोमीटर की, ठीक, ये हो गया। देखो बेटा, अब अगर आपको क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है, तो क्या हो जाता है, केल्विन बराबर होता है डिग्री सेंटीग्रेड जितना भी हो 273.15, इतना ऐड कर दोगे केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करना है, किस में, डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया आपका इसका, कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है या एक दूसरे को आपस में चेंज करना है, तो सब में चेंज कर लोगे, एक दूसरे में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब 3-4 बात करते हैं कि STP क्या है, NTP क्या है, SATP क्या है, ठीक है, इसको नोट करो पहले। चलिए, अच्छा मिटाए बिना काम हो सकता है। देखो 3 चीज़ें हैं, एक तो आपका STP होता है, ठीक है, एक क्या होता है, STP होता है, एक होता है NTP लिखा रहता है ना, एक होता है SATP, शायद ये ना सुना हो, ठीक। देखिए STP क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये क्या होता है, नॉर्मल, पहला था, दूसरा ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। और ये क्या होता है, थर्ड वाला देखिए, स्टैंडर्ड एम्बिएंट यूज होता है, ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या है, टेम्परेचर,
ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, जब भी हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे, क्या बात करें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, मतलब 273.15 किसकी माइनस में कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब क्या हो जाएगा, हाँ बराबर में इतना, क्या केल्विन के रिस्पेक्ट में ना, ये केल्विन हो जाएगा। ठीक, तो ये आपकी 0 डिग्री जब मानोगे तो इतना केल्विन रखोगे। अगर हम एनटीपी की बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर, तो नॉर्मल टेम्परेचर में 20 डिग्री मानते हैं, वैसे हम 25 डिग्री भी मान लेते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट कहीं पे वैल्यू दी हो 20 डिग्री सेंटीग्रेड मानेंगे। और इसको जब चेंज करना हो तो इस वाले फार्मूले से चेंज कर लो, कितना है केल्विन में चेंज करना है तो कितना, इतना जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपका, बताओ बेटा, 293.15 केल्विन, ये तो आ जाएगा, बात समझे। अगर एसएटीपी की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर 2 बार हो गया, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, है ना, ये हो जाएगा। अब इसकी बात करोगे तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वैसे हम नॉर्मल में बात करते हैं तब भी ये मान लेते हैं, लेकिन ये भी होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 205 जोड़ दो, 90 क्या 7.15 97 है 98.15 डिग्री केल्विन, ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर, ठीक है, 298.15 डिग्री, ठीक है। केल्विन के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो डिग्री नहीं लगाना, यहाँ पर केल्विन के रेस्पेक्ट में बात करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसटीपी, एनटीपी, एसएटीपी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं, फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अभी ये देख लो, ठीक, इसको नोट कर लो, ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। और जो प्रेशर होता है 1 atm हमेशा मान के चलते हैं, कंसंट्रेशन भी 1 मोलर, तो प्रेशर सब में क्या होगा, P 1 atm ही होगा, और यहाँ पर भी 1 atm भी होगा, यहाँ पर भी 1 atm ही होगा, ठीक है। ये हो गई, मैंने बात कर ली इसकी एसटीपी, एनटीपी और एसएटीपी की, ठीक। तो अब बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की, चलो मिटा दे। देखो बेटा, अब किसकी बात करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन की। देखो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जैसे मान लो हम ग्राम को मोल में चेंज किए, अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, अभी आगे चल के मोल कॉन्सेप्ट में सब पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए 2 ग्राम है, इसको हमको मोल में 2 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन हमको दे रखे हैं, अब इसको मोल में चेंज करना है, तो मोल का फार्मूला क्या होता है, N = W/m, मैं ये सिखाऊंगा। वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है। अब देखो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट देखोगे तो क्या हो जाएगा इसका, बताइए, अगर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट देख रहे हो तो कितना है वेट, 2 ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट, अभी मैं लिख रहा था ना 1 उसका हाइड्रोजन का होता है, तो 1 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब इसका निकालोगे तो ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, मोल ऊपर चला जाएगा तो 2 मोल हो जाएगा। अब देखो हमको पता है कि अभी मैं पढ़ाऊँगा ये वगैरह नंबर वगैरह, तो 1 मोल बराबर क्या होता है 6.023 × 10⁻23 जो भी दिया है। अगर मॉलिक्यूल्स दिए हैं मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक, हमसे कुछ भी कह दे कि 2 मोल्स फैन, 1 मोल्स फैन, तो फैन भी उतने हो जाएंगे 6.023 × 10⁻23। ये मैं सब समझाऊंगा कैसे आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। मूल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे एटम्स, ठीक है, आयंस दिए होते हैं, आयंस जो भी दिए हैं, पार्टिकल्स कुछ भी दिया है तो वो सब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 2 मोल की बात कर रहे हैं, तो देखो 2 मोल्स की बात कर रहे हैं तो कितने हो जाएंगे 2 मोल। अब इस चीज़ को अगर हम ऐसे ही लिखें, मान लो हमको कहता तो हम ऐसे लिखते 2 × इतने होते, अब इनको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते 2 × 6023, उसके बाद 0 बढ़ाते जाते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना, तो 23 बार 0 लगाना पड़ता, ठीक है, 3 कट जाता तो 20 बार 0 लगाना पड़ता। अब बताओ 20 टाइम्स 0 लगाते तो कितना बड़ा लिखते। तो इस चीज़ को अच्छे से लिखने के लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं, वहाँ 10 की पावर में यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि उसका टर्म क्या होता है इस चीज़ को लिखने का। देखिए जैसे कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए 1000 लिखा हुआ है, 10,000 लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं 1 × 10⁻⁴ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो टर्म आता है
यहाँ जो टर्म आता है उसको n बोल देंगे और इंटू 10 की पावर स्मॉल n। ठीक, इस तरह का आपको नोटेशन लिखना है। ठीक है, बात समझ में आई। और n क्या करेगा, 1 to 10 वेरी करता है। कहाँ से, 1 से 10 तक वेरी करता है। ठीक है, 10 आ जाएगा तो 1 पॉइंट फिर लिख सकते हैं, तो यहाँ तक वेरी करेगा। ठीक है, और दूसरी बात है, अगर हम लीस्ट वैल्यू की बात करें, जैसे आपको दिया है 1.3, बात समझ लेना, 1.3 दिया है तो इसको अप्रॉक्सीमेट 1 पॉइंट लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो ना। अगर 1 पॉइंट आपको 6 दिया हुआ है तो जब भी पॉइंट 1.5 से ऊपर आ जाए तो वहाँ पर उसको 2 के अराउंड मानते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा एवरेज वैल्यू लिखने का तरीका है कि कैसे इसको लिखेंगे। ठीक है, 1.3, 1.55, 1.66, जैसे और भी बात कर लेते हैं। आपको दिया है 1.672431। ठीक है, अब क्या लिखोगे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर दिया है आपको 5। ठीक है, 5, तो अब क्या लिख सकते हो, 1.6724, यहाँ पर 5 लगभग 55 क्या 60 के बराबर है, तो यहाँ पर 6 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया तरीका लिखने का कि आपको उसके लगभग मान के बराबर आप कैसे लिख सकते हो, उसके लगभग वैल्यू के बराबर। ठीक, तो ये था साइंटिफिक नोटेशन। इसको लिखने का तरीका क्या है, बहुत सारे आप मैं दे देता हूँ आपको क्वेश्चन। ये क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे हम बात करें, आपको मैंने दे दिया, मान लीजिए 60234532 इसको लिखना है आपको 23150000। ठीक है, ये लिखना है, और 1990123। ठीक है, तो इनको कर लो। देखो 6.0234532 इंटू 10 की पावर कितना, कभी भी इतना नहीं देगा, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। कितने मैंने करा है, 3 3 6 2 8 लग गए, है ना। यहाँ पर देखोगे 2.31500 था, 0 तो हटा ही दो, 3 4 7, तो 10 की पावर 7। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे वही तो आ जाएगा। इसको भी लिखोगे 1.990123 ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ बेटा, 3 3 6 7, 10 की पावर 7। तो ये सब साइंटिफिक नोटेशन होते हैं, आप सीख जाओगे, ये वैल्यू लिखने का तरीका है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। तो देखिए आज मैंने क्या क्या डिस्कस किया है आपके साथ कि एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एटम्स क्या होते हैं, फिर इसके बाद फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है उसका, उसकी यूनिट्स के बारे में बात किया कि उसकी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इन सब के बारे में बात किया। ठीक, अब जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर आएगा तो उसमें मैं जितने भी केमिकल कंपोजिशन वाले लॉ होते हैं उनको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग क्या करिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। हम जो भी सिलेबस डिस्कस करेंगे ये सारे एग्ज़ाम के लिए, आप कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी बोर्ड होगा आपका, आप उसको सिलेबस देखिए और उसको देखिए मैच करके। आपको शुरुआत से अच्छे से पढ़ो, फर्स्ट ईयर के सिलेबस को किसी को इग्नोर नहीं करना है कि वो बोर्ड में नहीं आता है तुमको पढ़ना नहीं, क्योंकि बेसिक तो वही होता है भाई। टीचर बनाते हैं तो उसको क्या बनाते हैं, आगे से उसको रिलेट करके। भाई हम जहाँ कोई मैटर हमने कहाँ पढ़ा, 9th में पढ़ा, 6th से पढ़ते चले आ रहे हैं मैटर के बारे में, हमको आज भी पढ़ना पड़ा, तो रिलेट करके थोड़ा थोड़ा हम एक्सपेंड करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।